Hey guys, so this is the second part of North America, and the first part we have discussed the Canadian or Laurentian Shield. In this part we will discuss the Western Mountain System or Western Collaterals. अब दूसरा फिजिकल डिवीज़न है द वेस्टर्न माउंटेन या फिर वेस्टर्न कोलेट्रल्स। अब ये जो है वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ अमेरिका में, अलास्का नॉर्थ में और इस्थमस पनामा साउथ में। इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा सीरीज़ है यंग फॉल माउंटेन का, जो कि वेस्टर्न कोलेट्रल्स फॉर्म करता है। कोलेड्रेला जो है एक स्पेनिश वर्ड है जो कि एक जिसका मीनिंग है रोप या फिर चेन। स्पेनिश एक्सप्लोरर जो थे वो माउंटेन को इस नाम से तब बुलाना वो शुरू किए जब वो लोग देखे कि ये ट्विस्टेड कॉर्ड्स में है। अब ये टर्म अब यूज़ होता है उसको दिखाने के लिए जब पैरेलल रेंजेस होते हैं, जैसे कि अलास्का रेंज, द कोस्ट रेंज, द सायरा नेवाडा, द कास्केड्स एंड द रॉकीज़। ये सब माउंटेन को जब हम लोग साथ में देखते हैं इन सब रेंजेस को, तब हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं वेस्टर्न कोलेट्रल्स। और कुछ माउंटेन्स है जैसे कि हिमालय इंडिया का और फिर एल्प ऑफ यूरोप, ये दो जो हैं उसमें स्टीप स्लोप्स होते हैं और बहुत हायर पीक्स होते हैं। ठीक है, अब वेस्टर्न कोलेट्रल्स जो है वो कम से कम 500 किलोमीटर नॉर्थ अमेरिका में तक दूर है, और ये जो है एंड्स मतलब यहाँ कंटिन्यू करता है एंड्स जो है नॉर्थ अमेरिका में वहाँ तक। बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो भी हैं और एक्सटेंट वॉल्केनो भी हैं और हॉट स्प्रिंग्स भी हैं इस सिस्टम में। और फिर यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स भी आते हैं। फिर यहाँ पे जो पैसिफिक कोस्ट के पास एक जगह है, वहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर फॉर्म होता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज़ हैं, इसीलिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जो वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम है उसमें बहुत सारे पैरेलल रेंजेस हैं, उसमें प्लेट्यूज़ हैं, बेसिन्स हैं उसके बीच बीच में। अलास्का जो है वो अलास्का रेंज है और ब्रुक्स रेंज है अलास्का में, और वहाँ पे अलेक्सा प्लेट्यू भी है उन दोनों के बीच में। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका का हम लोग पहले ही पढ़े थे, माउंट मैककिनली होता है, मैककिनली, और ये जो है अलास्का रेंज में ही होता है। 2015 में माउंट मैककिनली में को हम लोग रीनेम कर दिए थे माउंट डेनाली में। डेनाली जो है उसका मतलब होता है हाई वन या फिर ग्रेट वन। ये जो है इंडियन कोवोकॉन लैंग्वेज में से आया है। और फिर जो द कोस्ट रेंज है, द कैस्केड है, द सायरा नेवाडा है, द सायरा मैड्री, ये सब पैसिफिक कोस्ट के पास होता है। और जो रॉकीज़ होता है, मतलब जो रॉकीज़ है वो ईस्टर्न मोस्ट रेंज है और हाईएस्ट पार्ट है। ये जो पूरा कोलेड्रा है उसका हाईएस्ट पार्ट है। ठीक है, बिटवीन द रेंजेस अलॉन्ग द पैसिफिक कोस्ट एंड द रॉकीज़ सेवरल, मतलब इन दोनों रेंजेस पैसिफिक कोस्ट और रॉकीज़ के बीच में बहुत सारे इंटरमोटेन प्लेट्यूज़ हैं, मतलब बहुत सारे प्लेट्यूज़ हैं उनके बीच में। इंटरमोटेन मतलब बीच में, जैसे कि कोलंबियन प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू, बेसिन्स, और बहुत सारे बेसिन्स भी हैं जैसे कि ग्रेट बेसिन। और ये जो प्लेट्यूक्स हैं मतलब प्लेट्यू और प्लेटियक्स ये दोनों सेम है। प्लेट्यू जो है उसका सिंगुलर फॉर्म है, प्लेट्यूक्स जो है उसका प्लूरल फॉर्म है। तो ये जो प्लेट्यूस है उसके पास बहुत सारा रिवर्स का नेटवर्क है, बहुत सारी वैलीज़ हैं, मतलब उनके जो वर्टिकल साइड्स हैं उसको गॉर्गेस या कैनियंस कहते हैं। ठीक है, जो गॉर्ग या फिर जो कैनियन होते हैं वो दोनों डीप नैरो वैलीज़ होते हैं जिनमें से रिवर जाती है, जिनके बीच में से। एक गॉर्ग जो होता है वो स्मॉल होता है लेकिन उसमें स्टीपर होता है, स्टीपर मतलब स्टेप होता है, और नैरो होता है कैनियन से, मतलब थोड़ा पतला होता है। और रिवर कैनियन जो है वो जो कैनियन से थोड़ा फैमिलियर होगा, और जैसे कि एक ग्रैंड कैनियन है कोलोराडो रिवर के पास, और वो कम से कम 2000 मीटर डीप है और 480 किलोमीटर लॉन्ग है, और वर्ल्ड में फेमस है उसकी ब्यूटी के लिए। देखो अभी तुम लोग कैनियन और गॉर्गेस के बीच में कंफ्यूज हो रहे थे, तो मतलब गॉर्गेस जो है वो एक वैली टाइप का है,
मतलब जो वैलीज़ होती है ना, दो पहाड़ और वैलीज़, और उस वैलीज़ के बीच में से रिवर जाती है, ठीक है। मतलब नीचे से रिवर जाती है उसके बॉटम में से। और लेकिन जो गॉर्ग होता है, कैनियन, दोनों वही चीज़ों ही रिवर्स जाती हैं, वैलीज़ में ज़्यादातर रिवर्स नहीं जाती हैं, तो फिर जाती हैं। और जो गॉर्ग होता है वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन स्टीप मतलब स्टेप्स होते हैं उसके पहाड़ियों में, और लेकिन बहुत पतला भी होता है कैनियन के कंपैरिजन में। अब तीसरा फिजिकल डिवीज़न है ईस्टर्न हाईलैंड्स या फिर अपैलेचियन माउंटेन। ये वेस्टर्न कोलोरेडल्स के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है, मतलब लोअर है। उसका एवरेज हाइट जो है 1200 से 1500 मीटर, यानी 1200 से 1500 मीटर। और ये जो है पैरेलल है न्यूफाउंडलैंड से नॉर्थ से लेकर साउथ यानी एलम्बाका जॉर्जिया तक ये पूरा पैरेलल है। ये माउंटेन रेंज जो है कम से कम 2575 किलोमीटर लंबा है, लॉन्ग है मतलब। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है माउंट मिशेल है, जो कि है 2037 मीटर। और ये जो अपैलेचियन है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, और ये हाइयर हैं रॉकीज से। रॉकीज जो माउंटेन है उससे थोड़ा हाइयर है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन यंग फोल्ड माउंटेन में ये कंपैरिजन होता है। ओल्ड फोल्ड जो होते हैं उसमें वोल्केनोज नहीं होते हैं, यंग फोल्ड में वोल्केनोज होते हैं। फिर ग्लेशियर्स और रिवर्स जो हैं इसको मतलब इरॉड, मतलब इसका जो सरफेस एरिया है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इसका जो सरफेस एरिया है जब पिघला था ग्लेशियर्स, तो इसके ऊपर से मतलब वो सरफेस एरिया ले के चले गए थे जब पिघले थे वो ग्लेशियर्स। और फिर तो इसका ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोअर है थोड़ा। और ईस्टर्न स्लोप जो हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स के, वो अटलांटिक ओशन की तरफ फेस करते हैं। ये जो है रिवर्स जो है यहाँ पे वो एक हाईलैंड के पास से फ्लो करती है, एक प्लेट्यूज के बगल से। वो प्लेट्यू कौन सा है? पिडमॉन्ट प्लेट्यू। ये प्लेट्यू जो है उस हाईलैंड के नीचे यानी फुट यानी नीचे में लोकेटेड है। और जो एज है उस प्लेट्यू का, उसके पास बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, और इसलिए इस प्लेट्यू को हम लोग द फॉल लाइन भी कहते हैं। ये वाटरफॉल जो हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक तरीके से, मतलब पानी से जैसे डैम्स लगा के इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये अपैलेचियन साइड जो है, फिजिकल डिवीज़न जो है अपैलेचियन माउंटेन का, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अब चौथा और आखिरी जो है फिजिकल डिवीज़न वो है सेंट्रल लोलाइंस या फिर ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स। ये जो है वो हल्सडन बे नॉर्थ में से गल्फ ऑफ मैक्सिको साउथ तक इतना लंबा है, और इसका डिस्टेंस है 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और ये जो रीज़न है ये इसको हम लोग ग्रेट सेंट्रल प्लेन भी कहते हैं, जो कि वेस्टर्न कोलेड्रल्स और ईस्टर्न हाईलैंड्स के बीच में है। यहाँ का जो विड्थ है वो कम से कम 2000 किलोमीटर है। ये प्लेन जो है वो वेस्ट साइड में ज़्यादा ऊंची ऊंची हैं, और नॉर्थ साइड में ये स्लोप टाइप से हैं कनाडा के साइड में। और ये जो है इसमें रिवर जो फ्लो करती हैं वो है मैकेंजी, और वो जो फ्लो करती है फिर जाके मिल जाती है आर्टिक ओशन में। यूनाइटेड स्टेट में जो स्लोप है उसका, साउथ में जो इसका स्लोप है उसमें उसमें एक वो ड्रेन होती है मिसिसिपी और माइसोरी रिवर से, जो कि फिर बह जाती है, मिल जाती है मतलब गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये जो मिसिसिपी और माइसोरी रिवर्स हैं ये लार्ज रिवर सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका की। अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स। रिवर्स जो है यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, जैसे कि कुछ रिवर्स है उसमें से मिसिसिपी, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस, कोलोराडो और कोलंबिया। कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है उस रिवर्स का, जैसे कि जो कि नॉर्थ में आर्टिक ओशन या फिर हड्सन बे में जाके मिल जाती हैं रिवर्स, वो हैं रिवर मैकेंजी और नेल्सन। जो कि कुछ रिवर्स जो होती हैं जो ईस्ट में जाके मिलती हैं, मतलब ईस्टवर्ड में होती हैं, और वो मिलती हैं किस में? नॉर्थ में अटलांटिक ओशन में। तो वो हैं सेंट लॉरेंस, हड्सन, और जो फॉल लाइन रिवर्स होती हैं जो बताया था ना, पिडमेंट प्लेट्यू के बगल से जो वाटरफॉल्स होती हैं उसमें जो रिवर्स होती हैं वो है पोटमैक और डेलावेयर। सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो कनेक्ट करती है और ड्रेन करती है किस में? द ग्रेट लेक्स में। ये जो है इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे है वर्ल्ड का, जो कि कनेक्ट करता है लेक को अटलांटिक ओशन से। और फिर ये रूट भी है, मतलब जैसे कि ओशन से जो हम लोग
ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए एक अच्छा रूट भी है। अब जो रिवर्स वेस्ट में पैसिफिक ओशन में जाके मिलती हैं वो हैं यकन, कोलंबिया, फ्रेजर और स्नेक। अब जो रिवर्स साउथ में ड्रेन करती हैं गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में वो है रिवर मिसिसिपी, माइसोरी और उसकी ट्रिब्यूट्स जैसे कि आरकानसास, रेड, ओहियो, टेनेसी, रियो ग्रांडे। और ये जो रिवर्स हैं ये हेल्प करती हैं डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नॉर्थ अमेरिका के, और वाटर और फर्टाइल सॉइल हम लोग को प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर के लिए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से हम लोग इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। अब हम लोग केस स्टडी करेंगे द लंबर जैक्स ऑफ कैनेडा। तो लंबरिंग जो होता है वो होता है जब ट्रीज़ को हम लोग कट करते हैं और फिर इससे हम लोग बहुत सारे पेपर, न्यूज़ प्रिंट, सिंथेटिक फाइबर ये सब बनाते हैं, और फिर इसके साथ हम लोग ट्रीज़ को प्लांट भी करते हैं और उसको प्रिवेंट करते हैं मतलब डिसीज़ फैलने से और फॉरेस्ट फायर से उसको प्रिवेंट करते हैं पेड़ों को। ये जो होता है एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिससे जो कॉनिफेरस या फिर टाइगर फॉरेस्ट में होता है कनाडा में, जहाँ पे सॉफ्ट वुड ट्रीज़ होते हैं जैसे कि स्प्रूक, जैक, पाइन, हेमलॉक, सीडर और पॉपुलर। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं और इसमें वो पैसिफिक कोस्ट के पास पाए जाते हैं, और वेस्ट में ये अटलांटिक कोस्ट के पास वेस्ट में पैसिफिक कोस्ट के पास पाए जाते हैं और ईस्ट में अटलांटिक कोस्ट के पास। और मतलब सारे जो 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हैं फॉरेस्ट में, यहाँ पे सब जगह नहीं पाया जाता है ये, कुछ मेन रीजन्स में ही यहाँ पाया जाता है जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक और ओंटारियो। अब जो कनाडा में 60% जो है टोटल एरिया है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। लंबरिंग जो एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी होती है जो लैम्बरजैक्स परफॉर्म करते हैं, और वो लैम्बर टेंट में रहते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, और जो उन लोग ट्रीज़ से जो उन लोग को लॉक्स मिलता है वो लोग जुटाते हैं, और फिर वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, और मैकेनिकल सॉज, ट्रैक्टर केन्स ये सब आज इन सब की वजह से वो काम बहुत इजी पड़ गया है, पहले के ज़माने में ये सब इजी नहीं था। अब द लंबरिंग सीज़न, जो लंबरिंग होता है वो विंटर सीज़न में ज़्यादा होता है जब ट्रीज़ के जो सैप्स होते हैं वो फ्रोज़न होते हैं और उसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं, और जो लॉग्स उसमें से मिलते हैं मतलब जो ब्रांचेस छोटे छोटे मिलते हैं लॉग्स, उसको हम लोग उसको निकाल सकते हैं। फ्रोज़न टाइम में वो हम लोग को ईज़ी रहता है काटने में, वो थोड़ा ह्यूमिडिटी के कारण थोड़ा ईज़ी हो जाता है। और जब वो लोग जो उसका पाइल्ड होता है मतलब जो वो लॉग को लोग अच्छे से बांध के रखते हैं फ्रोज़न रिवर्स और लेक्स के ऊपर, और तब जब मेल्ट हो जाता है समर में तो वो उसमें आराम से तैरने लगता है, डूबता नहीं है। और विंटर में जो एयर होता है वो फ्रेश होता है, क्लीन होता है, तो उस टाइम उन लोगों को अच्छा लगता है। और ये जो होता है मतलब इसका पीरियड होता है 100 डेज़ विंटर में ये लोग काम करते हैं। अब जो वर्क होता है लंबरजैक का वो होता है कि बहुत सारे स्टेजेस में होता है जैसे कि कटिंग, स्किडिंग और हॉलिंग। तो 4 कैटेगरीज होती हैं लंबरजैक्स के, और सारे के कैटेगरी में बहुत सारा काम किया जाता है स्पेशलाइज्ड तरीके से, और तब भी उन लोगों को बहुत सारा मिलजुल के काम करना पड़ता है ताकि समर से पहले वो लोग ये सब काम कंप्लीट कर लें। पहला होता है हाई रिगर्स, तो इसमें लंबरजैक जो होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ पे चढ़ते हैं, उसके ब्रांचेस को कट करते हैं और फिर बाद में उसके जो ट्रंक होता है मोटा सा उसको कट करते हैं। दूसरा होता है सॉवर्स या फिर बकर्स, इसमें जो वो लोग सॉ यूज़ करते हैं या फिर एक्सेस, तो वो लोग उस बड़े बड़े ट्रंक को लेंथ में काटते हैं 1 मीटर से 5 मीटर के बीच में। तीसरा होता है स्किडर्स जो होता है उसमें वो लोग लॉक्स और स्टैक्स को कलेक्ट करके फ्रोज़न रिवर बैंक्स या फिर रोड्स या फिर रेलवेज़ के ऊपर रख देते हैं। अब चौथा होता है हॉलर्स या फिर ट्रांसपोर्टर्स, इसमें वो लोग जो लॉग्स होते हैं उसको पहुंचाते हैं सॉ मिल्स में या फिर फैक्ट्रीज़ में, वो लोग उसको क्लीन करते हैं पहले उसको, और फिर उसको अपने लेग से पुश करके ले जाते हैं। ये मतलब ऐसे पुश करके ले जाएंगे ना, इतना हाथ में एक एक ठो लेके जाएंगे तब तो बहुत टाइम हो जाएगा। आज के ज़माने में जो चीज़ वहाँ पे अटकती है, जो चीज़ जैसे हम लोग ले जाते हैं लॉग जैम्स में,
तो उसको क्लियर करते हैं, जैसे कि अटक जाती है ना ज़मीन पे रखते हैं तो ऐसे रोल नहीं करती है, तो उसके लिए हम लोग स्टिक, डायनामाइट के स्टिक का यूज़ करते हैं। अब लाइफ और लंबरजैक्स जो होते हैं वो लॉग हाउस में रहते हैं, जिसमें स्टीप स्लोपिंग रूफ़ होता है, मतलब जो स्लैंटेड रूफ़ होता है, जिसमें से स्नो उसमें से गिर जाए, उसमें आए ना गिर जाए। अब उनका जो घर होता है उसके जो फ्लोर्स होते हैं वो थोड़े ऊपर होते हैं, ताकि वो लोग कोल्ड फ्रोज़न ग्राउंड से उनका कांटेक्ट ना हो, उनको ठंडी ना लगे। फिर वो लोग बंक हाउस बनाते हैं, सोते हैं उसी में खाना बनाते हैं। उन लोग के पास ऑफिस होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, स्टोर हाउस, रिपेयर शॉप्स, ये सब शेड्स में होते हैं। अब लंबरजैक जो होते हैं जल्दी उग जाते हैं और ब्रेकफास्ट जल्दी कर लेते हैं, मतलब सुबह होने से जल्दी कर लेते हैं। और उनका जो वर्क होता है वो ट्रीज़ को गिराना होता है, और फिर कटिंग, फिर स्किडिंग और ये सब जो काम वो लोग करते हैं। 3 और 4 लंबरजैक एक साथ काम करते हैं, और वो लोग एक दिन में कम से कम डज़न्स ऑफ ट्रीज़ गिराते हैं, और सनडाउन से पहले वो लोग घर आके खाना खा लेते हैं। फिर वो लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं, कैंप फायर, चैटिंग, सिंगिंग, ये सब। फिर पुराने मतलब पास्ट में लंबर कैंप्स जो होते थे वो सिर्फ विंटर्स में ही होते थे। अब और फिर फॉरेस्ट के जो वर्कर्स होते हैं वो अब डेवलप्ड हो चुके हैं, इसीलिए अब मतलब समर्स में भी होते हैं। ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो प्लेन, बसेस और स्नो मोबाइल्स के लिए भी अब अवेलेबल हैं। लाइफ जो होता है लंबरजैक का आज पहले की तरह डिफ़िकल्ट नहीं था, मतलब नहीं होता है अब, क्योंकि पहले तो इतने सारे ऑटोमोबाइल्स, पावर्ड क्रेन्स ये सब नहीं थे, बट आज हैं। तो आज लंबरिंग जो है वो एक परमानेंट एक्टिविटी बन चुकी है। अब यूजेस ऑफ लंबर, तो 1 मीटर लॉग जो लंबा सा होता है वो पल्प निकाला जाता है, उससे पेपर बनाया जाता है। न्यूज़ प्रिंट होता है जो कनाडा में एक मेजर प्रोडक्ट है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कनाडा ही है इस दुनिया में न्यूज़ प्रिंट का। क्यूबेक और ओंटारियो जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट वुड, पल्प और पेपर और न्यूज़प्रिंट सप्लाइंग सेंटर है, वो लार्ज फैक्ट्रीज़ हैं। वेस्टर्न कनाडा में बहुत सारे डॉगलस, फिर हेमलॉक, स्प्रूस और सेडर मिलते हैं, जो कि सॉनवुड के इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं, या फिर टिम्बर के, जो कि फर्नीचर इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। ये जो ट्रीज़ होते हैं वो 5 मीटर होते हैं लेंथ में, और या फिर उससे ज़्यादा। और ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत सारे टिम्बर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि प्लाईवुड प्रोडक्शन के लिए, फर्नीचर मेकिंग और प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए। और कुछ मेन सेंटर्स हैं वैनकूवर में, न्यू वेस्टमिनिस्टर और नेल्सन में। पल्प जो होता है वो रेयॉन मेकिंग के लिए यूज़ होता है, जो कि रेयॉन मेकिंग सिंथेटिक फाइबर है। मॉन्ट्रियल, टोरंटो और लंदन में बहुत सारे रेयॉन टेक्सटाइल सेंटर्स भी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन प्रोडक्शन सेंटर ऑफ कनाडा। तो मेन प्रोडक्शन सेंटर जो है वो है क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, ओटावा, हल, पेम्ब्रोक, कॉर्नवाल, सेंट जॉन, बाथरस्ट, लिवरपूल, ग्रैंड फॉल्स, कॉर्नर ब्रोक, ये सब मेजर पल्प, न्यूज़प्रिंट, टिम्बर, फर्नीचर, पेपर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है कनाडा में। कनाडा जो है 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेपर का वर्ल्ड में। हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोर्ट। जो स्मॉल पॉपुलेशन होता है कनाडा में, बहुत सारे टिम्बर और टिम्बर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है दूसरे कंट्रीज़ में। तो कनाडा जो होता है वो यूएसए में एक्सपोर्ट करता है, और फिर ब्रिटेन में और बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है टिम्बर शॉर्ट सप्लाई में। और फिर ये लंबरिंग इंडस्ट्री भी है, फॉरेन एक्सचेंज करता है इसमें। जो मतलब वो है ना लंबरिंग इंडस्ट्री, वो एक इम्पॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है कनाडा के लिए। मतलब वो फॉरेन में बहुत सारे लंबर भेजता है, मतलब फर्नीचर्स या फिर लॉक्स भेजता है ना, तो फिर फॉरेन से बहुत उसका अच्छा इनकम होता है कनाडा का। सो गाइज, अवर दिस चैप्टर इज़ finished, and hope you will like the 2 parts of this chapter. The first part link I will give in the description, so check it out and watch the full video, and make sure to subscribe and like the channel.